गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बीमा और बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एडिट एग्जामिनेशंस का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बुक से ही पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ होती है ये। ठीक है। सो बीमा और बैंकिंग में मतलब क्या होता है कि जब जोखिम होता है तब उसको जो भी प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, उसमें जो हानियां होती है उसको मतलब वापस लाने के लिए बीमा का यूज किया जाता है। मतलब बीमा वास्तव में बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है। किसी नियमित या प्रीमियम के बदले में बीमा कंपनी बीमाकृत व्यक्ति को उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को कोई विशिष्ट घटना हो जाने पर विशिष्ट धनराशि अदा करने पर वचन देती है। अब बीमा के कितने प्रकार हैं? एक तो जीवन बीमा। जीवन बीमा मतलब कि जीवन बीमा बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के बीच एक करार है जिसमें बीमाकर्ता प्रीमियम के बदले में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर बीमाकृत व्यक्ति के नामित को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है। ठीक है। और जीवन बीमा पॉलिसी अपने परिवार को संरक्षण का वचन देती है और उस समय भी अपने भविष्य को निश्चित करती है। फिर आता है स्वास्थ्य बीमा। ये चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करता है। ये ध्यान रखना है, स्वास्थ्य बीमा जो है वो चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों को पूर्ति करता है। यात्रा बीमा जो है वो चिकित्सा उपचार, वित्तीय चूक या अन्य हानियों को उद्देशित करता है, चाहे वो अंतर्देशीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो। गृह बीमा जो है वो घर के लिए होता है, जिसमें कोई भी चोरी हो गई, आग हो गया, खराब मौसम की वजह से प्राकृतिक विनाश हो गया, चोरी या चोरी की कोशिश के कारण हुई क्षति से कोई सुरक्षा से आपको सुरक्षा मिलती है। मोटर बीमा यानी गाड़ियों का बीमा जो है। फिर बैंककारी विनियम अधिनियम, बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ उधार देने, निवेश करने, प्रयोजनकर्ता जनता से धन की जमा राशि स्वीकार करना है जो मांग करने या किसी प्रकार से चुकाई जाएगी और उसे चेक, ड्राफ्ट, आदेश या किसी प्रकार से आहरित किया जा सकता है। सो बैंक के प्रकार क्या हैं? वैसे तो बैंक के प्रकार कई हैं, लेकिन मोस्ट है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक का मतलब आता है कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों होते हैं जो सभी प्रकार के बैंकिंग कार्य जैसे व्यापार है, वाणिज्य का वित्त पोषण करना। अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी निजी बैंकों में ग्रामीण बैंकों के रूप में विभिन्न समूहों में रखा गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब जो रीजनल सेक्टर्स में होते हैं, लाइक लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु उद्यमों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण व्यवस्था को विकास करने में मदद करता है। सहकारी बैंक को उनके परिचालन के आधार पर ग्रामीण और सहकारी बैंक होते हैं। जैसे ग्रामीण सहकारी बैंक ये खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने हेतु अल्पावधि ऋण या भूमि खरीदने, भूमि में स्थायी सुधार करने, कृषि मशीनरी व उपकरण खरीदने आदि के लिए दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवाता है। शहरी सहकारी बैंक में यह शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज के मध्य आय वर्गीय या निम्न आय वर्गीय समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। क्या है शहरी सहकारी बैंक में? क्या होता है? शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज के मध्य आय वर्गीय, ठीक है, और निम्न आय वर्गीय समूहों को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने में मदद करता है। ये है एसबीआई का फॉर्म है जो अकाउंट ओपनिंग के लिए होता है। बैंक खाता कैसे खोला जाता है? एक तो लगभग सभी बैंकों का खाता खोलने के लिए प्रयुक्त क्रियाविधि और आवेदन पत्र लगभग एक समान होते हैं। पते का प्रमाण होता है जैसे टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान कार्ड, पासपोर्ट होता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिजली का बिल या आधार कार्ड हो गया। फोटोग्राफ 2 चाहिए। न्यूनतम शेष राशि अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। बैंक शून्य राशि से खाते में खोलते हैं, शेष शून्य राशि खाते में खोलते हैं। बैंक अपने पास एक कार्ड रखता है जिसमें खाताधारक के 2 नमूने हस्ताक्षर होते हैं। सामान्यतः बैंक हस्ताक्षर को स्कैन कर लेते हैं और कंप्यूटर में सहज कर लेते हैं। बच्चों के लिए खाते की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी है? कि कोई संरक्षक या माता पिता किसी अवयस्क के लिए खाता खोल सकते हैं। यह खाता या तो संयुक्त रूप से रखा जा सकता है या स्वतंत्र रूप में। और 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क स्वतंत्र रूप से खाता खोल सकता है। जिस बैंक में अवयस्क का खाता खोलते हैं उस बैंक में संरक्षक माता पिता का खाता होना चाहिए। संरक्षक या माता पिता नियमित रूप से बैंक विवरण प्राप्त करने में विकल्प चुन सकते हैं। इसमें ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा राइट है, तो ये ध्यान रखना, अच्छी तरह से लर्न करना है इसमें। जो बैंक अवयस्कों के लिए खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं वे बचत बैंक की सभी मूलभूत सुविधाएं भी देते हैं। उक्त खाते में न्यूनतम शेष राशि बैंकों के नियम के अनुसार होगी। ठीक है। फिर है बच्चों के बैंक खातों के लिए अपेक्षित दस्तावेज कौन कौन से चाहिए? अवयस्क की पहचान का प्रमाण पत्र चाहिए, फोटो चाहिए, माता पिता को आवेदक अवयस्क के मध्य संबंध का प्रमाण पत्र चाहिए, अवयस्क की आयु और पते का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक में केंद्रीय बैंक इसके द्वारा बैंकिंग में से एक तो कौन कौन से मुख्य कार्य है? मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में मुद्रा या करेंसी जारी करना, सरकार का बैंकर या उसके ऋण प्रबंध करना, बैंकों के लिए बैंकर करना, वित्तीय संस्थाओं का विनिमय परीक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, भुगतान और निपटान प्रणाली का विनिमय या परीक्षण करना, वित्तीय स्थापित्य का कायम करना। ये इसका आरबीआई का लोगो है, ध्यान में रखना।
ठीक है। एक विनियायक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंकिंग प्रणाली लोगों को विश्वास बनाए रखने में मदद करता है और ग्राहकों की शिकायत निवारण हेतु अनेक मंच प्रदान करता है। सिक्के व ₹1 के नोट में भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक इन्हें वितरण में मदद करता है। ठीक है। नोट में एक वाक्य लिखा होता है, मैं धारक को ₹रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। यह वाक्य बैंक की अदा करने की बाध्यता को दर्शाता है। बैंक द्वारा जारी नोटों की सूची बनाई। आप देखो, ये बैंक द्वारा जारी नोट है, ये ₹200 का नोट है जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है। ये आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और ₹1 के नोट पे वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। ₹1 के नोट पे, ये ₹1 का नोट है। ठीक है। फिर जमा राशि व ऋण, यानी कोई भी व्यक्ति जब बैंक में धन राशि जमा करता है तो बैंक उसके ब्याज के रूप में फायदा देता है और जो कोई बैंक जनता से धन स्वीकार करता है तो ये राशि जमा राशि कहलाती है। ठीक है। और बैंक विभिन्न कार्यों जैसे मकान बनाने, कार खरीदने, व्यापार प्रारंभ करने, खेती के लिए धन उधार देता है, उसे ऋण कहते हैं। क्रेडिट कार्ड यानी बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड है जिसमें धारक को कोई वास्तविक नकद भुगतान किए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकल्प किया जाता है, जैसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं कि बैंक द्वारा जारी किया गया कार्ड जिसमें धारक को कोई वास्तविक नकद भुगतान के लिए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकल्प रहता है। डेबिट कार्ड क्या होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है माध्यम से धनराशि निकालने या सेवाओं की खरीद के लिए कार्ड धारक को अपने बैंक खाते से संपर्क हो जाता है, वह उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। इसके धारक को बैंक शाखा तक जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। एटीएम क्या होता है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसके माध्यम से ग्राहक विभिन्न बैंकिंग सेवाओं जैसे नकदी आहरण, खाता शेष मालूम करने, बिल भुगतान करने, स्थानांतरित करने के लिए काम में आता है। चेक क्या है, किसी खाता धारक द्वारा अपने बैंक को दिया गया इस आशय का अनुदेश है जो व्यक्ति या चेक धारक को एक निश्चित धनराशि अदा की जाती है, जो उसमें मेंटेन होती है, वो धनराशि उसको देते हैं। ठीक है। चालू खाते में खाली नाम लिखने हैं। कौन से, तो मुख्यतः कोई व्यापार जैसे स्वामित्व, साझेदारी, फर्म, सरकारी, निजी क्षेत्र की कंपनियां चलाने, न्यास व्यक्तियों के संघ के लिए खोला जाता है। बचत बैंक खाता सबसे लोकप्रिय खाता है और इसमें लोगों को बचत हेतु अपनी धनराशियों को जमा करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत खाते खोले जाते हैं। आवर्ती जमा खाता यानी जिसको आरडी अकाउंट बोलते हैं, ये खाते उन लोगों के लिए द्वारा खोले जाते हैं जो किसी निश्चित अवधि तक नियमित रूप से बचत करना और बचत खाते से उच्चतर ब्याज अर्जित करते हैं। आवर्ती जमा खाते में किसी निश्चित अवधि के लिए हर महीने कोई नियत राशि स्वीकार की जाती है और उक्त अवधि के अंत में कुल राशि ब्याज सहित वापस की जाती है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट वेरी वेरी इन्वेस्टर, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। और ये 6 माह से 120 माह की पुनर्अवधि तक के लिए खोला जाता है। नियमित जमा खाता जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कहते हैं, ये भी एक नियत अवधि के लिए खोले जाते हैं और 7 दिन से 10 वर्ष तक के लिए 7 दिन से 10 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है। और फिर आवेश के द्वारा खाता खोलने पर अनुसार 10 से अधिक वर्ष के आवेशकों को स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने की परिचालन की अनुमति है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर बैंकिंग प्रौद्योगिकी में कौन कौन सी आती है, बैंकिंग सेवाओं की जानकारी करती हैं जैसे तत्काल सकल निष्पादन, आरटीजीएस जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा किसी बैंक में किसी ग्राहक के खाते से अन्य बैंक के किसी ग्राहक के खाते में निधियां अंतरित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अनुदेश दिए जाते हैं। और इसमें ये मोस्ट है कि न्यूनतम 2 लाख रुपए की राशि त्वरित रूप से अंतरित की जाती है। फिर है एनईएफटी, इसके माध्यम से धन अंतरण के लिए धनराशि का कोई भी न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है, इसमें कोई भी सीमा नहीं है और जो दूसरे व्यक्ति या कंपनी के भुगतान करना चाहता है तो अपनी बैंक से संपर्क करके अपने खातों से सीधे प्राप्तकर्ता के खाते की राशि में अंतरित कर सकता है। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है कि बिना इंटरनेट के द्वारा ही बैंक शाखा में जाए बिना इंटरनेट के द्वारा ही किसी न किसी बैंकिंग गतिविधियां कर सकते हैं। राइट, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, वेब बैंकिंग हो गया, वर्चुअल बैंकिंग हो गया इससे। ठीक है। अब कुछ शब्दावली जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नियमावली, निश्चित अवधि, अनुदेश, निर्देश, अंतरित, स्थानांतरित। ठीक है। फिर आता है आपका सहकारिता उपभोक्ता सशक्तिकरण। अब इसके लिए एक नोट्स बनाए हैं, उसको आसानी से हम लोग अभी देख लेते हैं ताकि उसके बेस पे आपको इजी वे से याद रख जाएंगे। ठीक है। चलिए नोट्स पे चलते हैं अभी। और जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैंने यहाँ से बनाए हैं, ये देखिए, ये सहकारिता है, उस पर आ गया। देखिए, सहकारिता उपभोक्ता जागरूकता। सहकारिता का अर्थ, सबसे पहले सहकारिता का अर्थ क्या है कि साधारण शब्दों में संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के साथ जो कार्य करते हैं उसे हम सहकारिता करते हैं। ठीक है। अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते कि वो अपने आर्थिक विकास स्वयं कर सकें। यदि लोग आपस में संगठित होकर किसी कार्य को करते हैं
तो बड़े और मुश्किल काम भी असंभव हो जाते हैं। सहकारिता के जनक कौन है? रॉबर्ट ओवेन। ये ध्यान रखना, रॉबर्ट ओवेन जो है सहकारिता के जनक है। इसका मूल मंत्र क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। एक सबके लिए और सब एक के लिए। और मूल तत्व कौन से हैं? स्वैच्छिक सदस्यता, संचालन एवं प्रबंध संबंधित सदस्यों की सहमति से इन सभी सदस्यों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होते हैं, और आर्थिक उद्देश्य के साथ साथ नैतिक और सामाजिक उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है। एक इसमें मोस्ट है कि सहकारिता के जनक कौन है? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन इसके जनक है। इसका गठन कैसे हुआ? किन्हीं समान आर्थिक या सामाजिक हित रखने के लिए क्रियाकलापों के उद्देश्यों से कम 15 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। 15 व्यक्ति मिलकर, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में मोस्ट आ सकता है। और वे उस कार्य के लिए अपने साधन या पूंजी समिति में लगा देते हैं, और समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से कराया जाता है। किससे कराया जाता है? सहकारिता विभाग से। और इसका संचालन सदस्यों में से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, ठीक है। और फिर आता है इस तरीके से हिसाब किताब रखा जाता है, तभी समिति अन्य स्थानों से भी ऋण और सहायता प्राप्त कर सकती है। अब सहकारी समिति अन्य प्रकार की होती है: कृषि सहकारी समिति, दूध सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, सहकारी साख एवं बचत समिति, क्रय विक्रय सहकारी समिति। और भारत में सहकारिता का इतिहास 100 वर्षों से अधिक पुराना है। 1947 के बाद सहकारी समितियों का बहुत तेजी से विकास हुआ, और ये समितियां अधिकांशतः कृषि पूर्वक दूध उत्पादन में अधिक। वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी समितियां बढ़ रही है। जैसे 1904 में अंग्रेजों ने सहकारी समितियों की एक निश्चित परिभाषा बताई तथा सहकारी साख समिति अधिनियमता 1904 भी बनाया था। रामनिवास मृदा समिति के अनुसार भारत में 25% सहकारी समितियां वास्तव में सक्रिय नहीं है। ये रामनिवास मृदा समिति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखना। फिर है आपके उपभोक्ता जागरूकता यानी कंज्यूमर अवेयरनेस, यानी कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं की इच्छा को से संतुष्ट करने या अपने परिवार की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कोई वस्तु या सेवा क्रय करता है तो उसे उपभोक्ता कहा जाता है, और वो वस्तु या सेवा अंतिम उपयोग करने वाला होता है। उपभोक्ता का शोषण किस विषय में होता है? जैसे खराब या घटिया वस्तु देना, कम तोलना, अवधि पार वस्तु देना, निर्धारित ब्रांड के स्थान पर अन्य नकली वस्तु देना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की वसूल करना, वस्तु का बताए गए मानवों पर खरा नहीं उतरना, गारंटी अवधि में वस्तु का नहीं बदलना, और वारंटी अवधि में भी उसे सुधारना नहीं, घटिया सेवा प्रदान करना, समय पर सेवा नहीं देना, भुगतान करने के बावजूद सेवा प्रदान नहीं करना, ये सारी चीजें। खरीदारी करते समय बिल लेना, एक्सपायरी डेट चेक करना, वस्तु पर उसका नाम, ब्रांड, लेबल चेक करना, वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाणित करना, ISI का मार्क है कि नहीं है, एग मार्क है कि नहीं है, FPO है नहीं है, हॉलमार्क आदि है कि नहीं है, ठीक है। अब शिकायत कहाँ करें? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बनाया गया है, उससे पहले भी बनाया गया था, और इसको संरक्षण अधिनियम के स्थान पर 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, और नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में तुलना। अब दोनों में तुलना क्या क्या किया? 1986 में लागू हुआ 24 दिसंबर 1946 को, 86 को, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ 20 जुलाई 2020 को। इसका नियमन अलग से कोई नियम नहीं है, इसके अंतर्गत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसमें शिकायत स्थान जहां विक्रेता का कार्यालय या दुकान है और जहां शिकायतकर्ता रहता हो। इसकी शिकायत 20 लाख से मैच तक है, इसमें 1 करोड़ तक है जिला मंच पे। पहले राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ था, अब 1 से 1 करोड़ हो गए। केंद्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक था, अब 10 करोड़ से अधिक है। शिकायत अवधि 30 दिन की अवधि के लिए वितरण न्याय के लिए ऊपरी न्यायालय में अपील, और ये 45 दिन में है, ठीक है। फिर उपभोक्ता सहायता कैसे करें? 4-5 प्रतियों में शिकायत लिखकर डाक से किसी प्रतिनिधि द्वारा स्वयं उपस्थित होकर उपभोक्ता मंच पर शिकायत कर सकता है। कोई शुल्क नहीं होता, किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। वस्तु या सेवा में दोष होने पर 2 वर्ष की अवधि में शिकायत दर्ज कराना आवश्यक है, और उपभोक्ता का नाम, पता विक्रय कर सकता है। वारंटी कार्ड भी होना चाहिए। उपभोक्ता का उपलब्ध राहत, विवादास्पद सामान में सुधार करवाना, उस सामान के स्थान पर वैसे ही नया सामान दिलवाना, होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति दिलवाना और हर्जाना दिलवाना, ठीक है। तो ये थे इसके पूरे पॉइंट्स उपभोक्ता के। और बैंकिंग के अगर एक बार फिर से देख रहे हैं तो बैंकिंग में कौन कौन से टॉपिक हमारे रह गए हैं उसके बारे में बता देते हैं। ये हमने पढ़ लिया, यात्रा बीमा, मोटर बीमा, एक अनुसंधान, ये भी पढ़ लिया। निश्चित सिद्धांत बता देते, ये भी सहकारिता की संभावना हो गई, बीमा की उपयोगिता हो गई, ठीक है। सामाजिक दृष्टि से उपयोगी हो गया बीमा वाला, राष्ट्रीय दृष्टि से भी उपयोगी, राष्ट्रीय बचत में वृद्धि करता है। अब ये शब्दावली आगे बीमा करता है, यानी वह इस व्यक्ति या संस्था जो बीमा को अंशतः स्वीकार करता है, जोखिम होने वाली क्षतिपूर्ति को वचन देता है। बीमित मतलब व्यक्ति जो बीमाकर्ता को अंशदान का भुगतान कर बीमा को विषय वस्तु के जोखिम होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार करता है, ठीक है। फिर ये बैंकिंग आ गया, बैंकिंग अधिनियम 1949 में, राइट। ये बचत बैंक खाता आ गया, चालू खाता आ गया, आवर्ती जमा, ऋण देना, अधिविकर्ष यानी बैंक में चालू खाता रखने वाले व्यापारियों को उनके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा अधिवर्ष कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोस्ट है ये।
वित्तीय विनिमय वित्तियों की कटौती बिल की तिथि से पूर्व भुगतान के व्यापारियों को साख सुविधा प्रदान करता है, ये मोस्ट है, ध्यान रखना। और चेक विनिमय प्रपत्र आदि का भुगतान धन प्रेषण सुविधा, यह मोस्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की सुविधा प्रदान करता है। उपभोक्ता जागरूकता आदि हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। सहकारिता भी हमने पढ़ लिया। देखो विधिवत विकास कब हुआ, कहाँ हुआ, जर्मनी के अंदर। सहकारिता का जनक कौन है, रॉबर्ट ओवन। भारत में सहकारिता का विकास अकाली आयोग की सिफारिश पर 1904 में हुआ, ये ध्यान रखना, अकाली आयोग के हिसाब से। और भारत में जनक कौन है, फ्रेडरिक निक्सन है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ रह गया तो उसमें ये फ्रेडरिक निक्सन है। देखो मोस्ट क्या है, सहकारिता का विकास कब हुआ, अकाली आयोग में। भारत में जनक कौन है, फ्रेडरिक निक्सन। और राज्य में सहकारिता का, राजस्थान में सहकारिता का विकास कब हुआ, 1904-5 में। प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना दिग भरतपुर में हुई 1904 में। और सहकारी साख समिति बिनॉय अजमेर में हुई। और प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर में है, 1910 ईस्वी में लगा हुआ। प्रथम सहकारी कानून का निर्माण 1915 में भरतपुर रियासत द्वारा किया गया। और प्रथम प्राथमिक भूमि विकास बैंक की स्थापना 1924 ईस्वी में अजमेर में की गई। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान में रखना। स्वतंत्रता के बाद राज्य में प्रथम सहकारिता अधिकारी 1953 में बनाया गया। और सहकारी बैंक को अपेक्स बैंक कहा जाता है। और राज्य सहकारी बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 में की गई, ठीक है। और भूमि विकास बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को की गई। RAJFED यानी राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ 26 नवंबर 1957 को हुआ, ये कुछ मोस्ट है। NAFED राष्ट्रीय सहकारी क्रय विक्रय संघ 2 अक्टूबर 1958 को हुआ। और CONFED राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ 27 मार्च 1967 को हुआ। SPI ये राज्य सहकारी जनिंग मॉल से 1 अप्रैल 1953। और राज्य आवासन मंडल 1970 को हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेने वाले हैं, वो भी ये जो सारा मैटर है आपके क्लास 6 से लेके 10th तक की बुक से लिया हुआ है सब कुछ। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।